नमस्कार दोस्तों। आज यानी 29 मार्च 2017 के प्रीलिम न्यूज़ डिस्कशन में देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले सॉरी क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए इस वीडियो के लिए। कल से मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को भी हम सुबह जल्द से जल्द डिस्कस करें। तो देखिए, फ्रंट पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो हीट वेव से रिलेटेड है। टेम्परेचर आपने भी महसूस किया होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। और इसके साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इन्होंने स्टेट से आग्रह किया है कि आप हीट वेव्स के लिए तैयार रहें। तो आखिरकार क्वेश्चन ये बनता है कि हीट वेव्स है क्या, प्रीलिम में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो डायरेक्ट डेफिनेशन हम लेते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट से। ये काफ़ी तरह की बातें कहते हैं हीट वेव्स के बारे में। ये कहते हैं कि सबसे पहले तो हीट वेव्स क्या नहीं है। ये कहते हैं कि देखिए, अगर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है गर्मियों में मार्च से लेकर जुलाई तक का नॉर्थ इंडिया में, और अगर पहाड़ी रीजन की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हीट वेव है। तो ये हीट वेव नहीं है। तो हीट वेव्स आखिरकार क्या है? दो कंडीशंस में हीट वेव्स, अगर दो कंडीशंस हो तो इसको हीट वेव्स कहा जा सकता है। एक तो अगर मान लीजिए मार्च से लेकर जुलाई तक का जो हमारा टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर रहता हो, उसका मान लीजिए उससे टेम्परेचर से 5 डिग्री एवरेज टेम्परेचर से अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो इसे हीट वेव कहेंगे। यानी एवरेज टेम्परेचर से 5 या 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। या फिर इसके अलावा अगर कुछ टाइम तक लगातार टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहा है, सस्टेन रहा है, तो इसे भी हम हीट वेव्स कह सकते हैं। काफ़ी तरह के नुकसान इससे होते हैं, शरीर को काफ़ी हानि पहुंचती है, डिहाइड्रेशन इससे हो सकता है। तो इसीलिए हमारी जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने स्टेट से आग्रह किया कि आप तैयार रहिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स की आवश्यकता होती है। स्टेट्स को कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए हीट वेव से निपटने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, जनता को कम्युनिकेट करना आवश्यक है कि हीट वेव्स आ रही है। जनता को पता होना चाहिए ताकि वो कम से कम बाहर निकलें। और फर्स्ट एड की भी आवश्यकता पड़ती है कई बार में। स्कूलों की जल्दी छुट्टी की जा सकती है, या फिर जो मनरेगा जैसी स्कीम्स है जिसमें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है वर्कर्स को, ये ध्यान रखना आवश्यक है कि उनको ऐसे टाइम पर एम्प्लॉयमेंट ना दी जाए, ऐसे टाइम पर वर्कर से काम ना करवाया जाए जहां पे जो हीट वेव्स का असर सबसे ज़्यादा होगा। तो यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है। इससे जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो फैटलिटीज़ हैं, वो हीट वेव से बचाई जा सकती हैं। खास करके देखिए, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन जो ये जो स्टेट्स हैं, इसके अलावा जो हमारे नॉर्थ वेस्ट में जो स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, राजस्थान, इन स्टेट्स को एक प्रकार से ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे हीट वेव्स का असर सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक ये इन्फोग्राफिक्स है हिंदू द्वारा। ये कहते हैं कि देखिए, एक प्रॉपर वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कलर कोडिंग वाला। मान लीजिए देखिए, कलर कोडिंग होनी चाहिए कि कितनी जो हीट वेव्स हैं इंटेंस हो रही है। लाल रंग यह दिखाएगा, इस प्रकार की कलर कोडिंग होनी चाहिए कि हीट वेव्स का जो इफेक्ट है वो बिल्कुल इंटेंस है। और जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड्स पर, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर रिहाइड्रेशन के सोर्स अवेलेबल होने चाहिए ताकि जनता बिल्कुल चीप रूप से अपने आप को रिहाइड्रेट कर सके और हीट वेव के प्रकोप से बच सके। इसके अलावा देखिए, हॉस्पिटल्स में भी प्रॉपर एक्स्ट्रा बेड्स की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो लोग हीट वेव्स के प्रकोप से ग्रस्त होकर वहाँ हॉस्पिटल्स में आए हैं, उन रूम्स में प्रॉपर एसी या फिर कूलर्स होने चाहिए। एसी तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कूलर की तो एक प्रकार से प्रोविजन हो सकता है, क्योंकि वो लोग एक प्रकार से बीमार हैं, हीट वेव से ग्रस्त हैं। उसके अलावा देखिए, एक और जो गाइडलाइन दी गई है वो ये है कि कमेटी होनी चाहिए लोकल लेवल पे जो कि सर्टिफाई करेगी कि जो डेथ्स हुई हैं सन स्ट्रोक्स के कारण में। इसके अलावा एक नोडल ऑफिसर इन जो इंटेंस यानी जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं हीट वेव से जो ग्रस्त हो सकते हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, हीट मोर्टेलिटी ट्रैकिंग सिस्टम भी होना चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई हैं अभी हीट वेव से। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल में। ये कहते हैं कि देखिए, गुजरात जैसे कि एक प्रॉपर वार्निंग सिस्टम क्या बताएगा, गुजरात को पहले से बता देगा कि 41-42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है आपके स्टेट में, तो आप पहले से तैयार हो जाइए। इसके अलावा एक और जो बात है, 2016 का जो साल था, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अगर मान लीजिए 1961 से लेकर 1990 तक की टेम्परेचर्स का एवरेज माने तो 2016 का साल बहुत गर्म था। 0.91 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म था एवरेज माने तो 1961 से लेकर 1990 तक का। तो ये 2-3 पॉइंट है, कहीं मेंस में यूज हो सके तो। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ में। देखिए, वैसे तो ये राज्यसभा में एक प्रकार का प्रोटेस्ट देखने को मिला था अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, ताकि सरकार जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट या फिर अलग से जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, या फिर जो हमारे दूसरे कमीशंस हैं जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ या फिर नेशनल कमीशन फॉर दूसरे जितने भी नेशनल कमीशन है, उनमें काफ़ी सारी पोस्ट वैकेंट है। तो अपोजिशन पार्टीज ने राज्यसभा में प्रोटेस्ट किया कि सरकार जल्द से जल्द उन पोस्ट को फिल करे। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। हम फिलहाल इस आर्टिकल में सिर्फ एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट डिस्कस कर रहे हैं।
देखिए शुरू में तो आर्टिकल नंबर 338 में ऐसा कहा गया था जब हमारा संविधान बना था कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एकजुट रूप से मतलब एक ही स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। वो सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करेगा कि किस प्रकार से या फिर सभी तरह के ऐसे मामले को एक प्रकार से इन्वेस्टिगेट करेगा अगर किसी तरह का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है शेड्यूल्ड कास्ट का या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। तो कई सालों तो देखिए स्पेशल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई, लेकिन बाद में हमारी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज करके एक अलग रूप से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की नियुक्ति कर दी। 1974 के आसपास की बात है ये। लेकिन बाद में ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। बाद में इसे चेंज करके गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बना दिया, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी। और बाद में 2003 के आसपास सरकार ने इन दोनों को अलग कर दिया। पहले तो दोनों एक ही बॉडी में आती थी, ये नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, लेकिन बाद में 2003 में इनको अलग अलग कर दिया। यानी अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की अलग से बॉडी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अलग से बॉडी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ध्यान रखिएगा। ये करते क्या है, करते तो देखिए सिंपल से पॉइंट्स हैं, किसी भी तरह की लॉबिंग करना शेड्यूल कास्ट के राइट्स के लिए सरकार से, या फिर सारे अगर मान लीजिए शेड्यूल कास्ट पर किसी तरह का अत्याचार होता है तो उस पर जांच कमेटी बिठाना, इसी तरह का कोई कानून बनाना जिससे शेड्यूल कास्ट की वेलफेयर हो सके, तो ये सारे काम ये करते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, इन पर सिविल कोर्ट्स की पावर इनके पास में होती है, यानी ये किसी भी बंदे को बुला सकते हैं शेड्यूल कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए, कोर्ट्स को कोई भी रिकॉर्ड्स को समन कर सकते हैं, यानी सिविल कोर्ट्स की पावर इनके पास होती है। जब भी इस तरह की बॉडी के पास में सिविल कोर्ट्स की पावर होती है तो आप ये मत समझिएगा कि वो सिविल कोर्ट्स की तरह काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि वो थोड़ी अपने स्मूथ वर्किंग के लिए उनके पास में ऐसी पावर दी जाती है जो सिविल कोर्ट्स के पास में होता है, लेकिन जस्टिस सिस्टम इनके पास में नहीं होता। अगर एक छोटा सा पॉइंट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट काफी बार सुर्खियों में रहती है, ईडी काफी बार, ललित मोदी के केस में भी ये सुर्खियों में आई। ये खास करके देखिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, सफेद मनी को ब्लैक मनी में कन्वर्ट करने से, मान लीजिए ब्लैक मनी को सफेद मनी में, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ब्लैक मनी को सफेद मनी यानी व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं लोग। यानी आप सीधे तौर पे ऐसे कहा जाता है कि 2 नंबर का पैसा या फिर 1 नंबर का पैसा। 2 नंबर का पैसा कौन सा होता है, जो इलीगल एक्टिविटीज से कमाया जाता है, या तो उस पर टैक्स ना फिल किया हो, या फिर इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि किडनैपिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग, इस तरह की एक्टिविटीज से वो कमाया जाता है। 1 नंबर का पैसा यानी व्हाइट मनी वो होता है जो सरकार की निगाहों में होता है, प्रॉपर टैक्स उस पर दिया होता है और लीगल एक्टिविटीज से उसे कमाया होता है। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है उन एक्टिविटीज को पकड़ती है जो ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट की जाती हैं पैसे को। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आता है हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में, फिनेंस मिनिस्ट्री है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बस इतना याद रखिएगा, इससे अलावा और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। लोकपाल, आज न्यूज़पेपर में इसका जिक्र है लोकपाल का। एक एनजीओ ने पिटीशन फाइल की है, शांति भूषण का एक एनजीओ है, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है, क्या रीजंस हैं। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे केंद्र सरकार को कि वो लोकपाल की नियुक्ति करें। तो लोकपाल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। अभी अभी इसे बनाया गया था, आपको याद होगा अन्ना का आंदोलन हुआ था, जबरदस्त आंदोलन हुआ था, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकपाल बनाया था, लेकिन अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी है। करप्शन को रोकने के लिए ये लोकपाल बनाया गया था, लेकिन अभी तक इसके पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है वो अभी हम देखेंगे क्यों नहीं हुई है। सबसे पहले तो देख सकते हैं इसके कितने मेंबर्स हैं। इसके 1 चेयरपर्सन और मैक्सिमम 8 मेंबर्स इसके हो सकते हैं। चेयरपर्सन कौन होगा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये इसके मेंबर, ये इसके चेयरपर्सन हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पे एक ये भी हैं, कोई इमिनेंट पर्सन हो, एम्पेकेबल इंटीग्रिटी उनकी हो, या फिर स्पेशल नॉलेज हो, करप्शन को रोकने में एक्सपर्टीज हो कम से कम 25 सालों की। तो ये सारी आप पढ़ लेना कंडीशंस, ऐसे बीच में एक आधी कंडीशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बस एक ये याद रखना, इमिनेंट डिग्निटी भी चेयरपर्सन हो सकते हैं लोकपाल के। तो तीन तरह के चेयरपर्सन हो सकते हैं लोकपाल की, या तो 3 कंडीशंस में से कम एक कंडीशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी वो लोकपाल के चेयरपर्सन बन सकते हैं। या तो वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज होने चाहिए, या फिर इमिनेंट पर्सन जो ये सारी क्वालिटीज हो, जिनकी इंटीग्रिटी काफ़ी अच्छी हो, 25 साल तक का उनका अनुभव हो करप्शन को रोकने में। और आधे जो मेंबर्स होंगे वो जुडिशियल मेंबर्स होंगे, और 50% जो मेंबर्स होंगे वो SC ST OBC या फिर माइनॉरिटीज या फिर वुमेन होंगे। तो ये बात भी, ये कंडीशन याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो लोकपाल की जो चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा। एक पैनल करेगा, सिलेक्शन कमेटी लोकपाल के चेयरपर्सन की नियुक्ति करेगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 1 इमिनेंट जूरिस्ट होंगे यहाँ पे। तो अब रीजन ये आता है कि लोकपाल की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं हुई। देखिए अभी जो लोकसभा ये चुनी गई है, इसमें
लीडर ऑफ अपोजिशन तो है ही नहीं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन होने के लिए 10% सीट्स का होना आवश्यक है। तो इसमें 545 की लोकसभा है, इसमें 54 सीट्स तो किसी पर्टिकुलर पार्टी की आई नहीं। सबसे ज़्यादा जो सीट्स आई थी वो आई थी दूसरे नंबर पे कांग्रेस की, पहले नंबर पे तो ऑफकोर्स बीजेपी थी, दूसरे नंबर पे 44 सीट्स थी कांग्रेस की। तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा किसी भी लीडर के पास में नहीं है। वैसे जो अपोजिशन के लीडर है वो है जो मल्लिकार्जुन खड़गे है। तो मान लीजिए अभी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर कोई नहीं है, इसलिए लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकी। तो अभी फिर दूसरा एक पॉइंट ये आता है कि मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत तो सीआईसी में भी पड़ती है, सीबीआई के नियुक्ति में भी होती है, सीवीसी में भी होती है। वहां पे तो दूसरे नंबर पे जो लार्जेस्ट लीडर है, यानी लार्जेस्ट सीट्स जिसके पास में ये, उसके लीडर को आपने ये जो भी ये पोस्ट है उनको चूज करने की अनुमति दी। लेकिन लोकपाल में आप दूसरे नंबर पर जो पार्टीज हैं उनके लीडर को लोकपाल के चुनने में, सिलेक्ट कमेटी में पार्टिसिपेशन करने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये क्वेश्चन ये बनता है। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और भी हो सकता है कि 5 साल तक काम कर सकते हैं लोकपाल, या फिर 70 साल तक की उम्र तक। तो वैसे तो देखिए लॉजिकल पॉइंट है। लॉजिकल पॉइंट कैसे है? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन हो सकते हैं। तो सोच के देखिए 65 साल की उम्र तक तो ये सीजीआई के तौर पे काम करते ही है ना, 65 के बाद रिटायर होते हैं, तो कम से कम 70 तो होना चाहिए। तो इस तरह के लॉजिक लगा के भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। ये तो कुछ खास नहीं, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी देख लेते हैं। ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के बाद में ओबामा की जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी थी वो पीछे जा रहे हैं। ओबामा ने कई तरह के वादे किए थे पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, और एक एग्रीमेंट किया था कि वो उनके यानी अमेरिका में जितना एमिशंस होता था 2005 में, उस एमिशंस को, उस लेवल को वो 26 से 28% तक कम करेंगे। कब तक? 2025 तक। लेकिन ट्रंप अपने अब एग्जीक्यूटिव डिसीजन से इस पॉलिसी से पीछे जाने वाले हैं, यानी हटने वाले हैं। तो क्या रिपरकशंस होंगे? रिपरकशंस देखिए इस बात के काफ़ी होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका पेरिस क्लाइमेट चेंज से पीछे हट गया तो बाकी कंट्रीज भी पीछे हटने लगेंगे। एक प्रकार से ये डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलेगा। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? जब एक ताश का पत्ता गिरता है तो बाकी ताश के पत्ते जो साथ साथ होते हैं वो भी गिरने लगते हैं। तो एक को देख के दूसरे कंट्रीज भी अब अपने अपने जो कमिटमेंट है उससे पीछे हटने लगेंगे। तो इसलिए जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी क्लाइमेट चेंज की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ था पेरिस में 2015 में, जिसमें इंडिया ने भी काफ़ी तरह के प्रोमिस किए थे। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि इंडिया ने कौन से प्रोमिस किए थे। तो इंडिया ने जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन थी, इंडिया 2.53 टन कम करेंगे, और 40% जो एनर्जी है वो नॉन रिन्यूएबल से होगी। इस तरह के इंडिया ने कमिटमेंट्स किए थे। 33 से 35% इंडिया जो अपना एमिशंस है वो कम करेगा 2005 के लेवल का 2025-30 तक। इस तरह के इंडिया के कमिटमेंट्स थे। ये थोड़ा सा बस ये पॉइंट देखने लायक है, और कुछ नहीं इसमें ज़्यादा। अब पीआईबी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एलोकेशंस की बात है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन आखिरकार है क्या? देखिए, जो हमारी इंडिजिनस काउज हैं, हमारी जो स्वदेशी गाय हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी ब्रीड की रक्षा के लिए 500 करोड़ का एलोकेशन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये स्कीम किस लिए है? जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ये स्कीम्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है, जो हमारी जो घरेलू गाय है, घरेलू कैटल है, उसकी ब्रीड को इंप्रूव करना, उनमें मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाना, या फिर दूसरी तरह की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। एक प्रकार से ब्रीड इंप्रूवमेंट है। इस प्रकार से कुछ रिप्रोडक्शन हो ताकि उनकी ब्रीड में ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाए, वर्च्यूज ज़्यादा हो, ज़्यादा मिल्क की प्रोडक्टिविटी हो। इस प्रकार की जो स्कीम है ये है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अगला, इसके ई नैम के लिए भी सरकार अब आगे कदम बढ़ा रही है। तो आखिरकार ये ई नैम क्या है? ये है, देखिए, इंडिया की ये पूरी जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसकी फुल फॉर्म है। यानी पूरी जो एग्रीकल्चर मंडीज हैं उनको एक मार्केट से जोड़ना, यानी डिजिटली उनको आपस में कनेक्ट करना, इस तरह की स्कीम है ये जो है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस बार के बजट में भी काफ़ी तरह के प्रावधान किए गए हैं, काफ़ी तरह के फंड्स एलोकेट किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा इस इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में? देखिए, लाइसेंस सिर्फ एक होगा। आजकल क्या दिक्कतें आती हैं, तरह तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं अलग अलग मंडीज में। तो अब जब ये ई नैम बन जाएगा तो एक ही तरह के लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी, और लाइसेंस काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, किसी तरह का करप्शन उसमें नहीं होगा। 25 तरह की क्रॉप्स में ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी, उसमें वीट, मेज, पल्सीज, ऑयल सीड्स, पोटैटोज, ऑनियन, ये सारी तरह की फसलें शामिल होंगी। और जो एपीएमसी मंडीज जो हैं उनको भी ऑनलाइन बनाया जाएगा। टारगेट है मार्च 2018 तक का। 21 एपीएमसी जो मंडीज हैं 8 स्टेट्स के अंदर में, उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा। तो क्या फायदे होंगे इसके? देखिए, काफ़ी तरह के इसके फायदे होंगे। फार्मर्स को यह आज़ादी मिलेगी कि वो किसी भी मंडी में, किसी भी अपनी चॉइस की मंडी में अपनी फसल को बेच सकते हैं। किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस प्रशासन उन पर नहीं लगाएगा।
फ्रीडम मिलेगी किसानों को कार्टलाइजेशन से। कार्टलाइजेशन कैसे होता है? देखिए, किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो अनाज मंडी यानी ग्रेन मार्केट में कई बार क्या होता है, जो व्यापारी होते हैं वो कार्टल बना लेते हैं, आपस में डिसाइड करके कम रेट्स तय कर लेते हैं और आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि किसानों से इस लेवल से ज़्यादा तो वो फसलें किसानों से नहीं खरीदेंगे। तो किसानों को मजबूरीवश अपनी फसलें ग्रेन मार्केट के व्यापारियों को बेचनी पड़ती हैं। तो अगर मान लीजिए नेशनल मंडी होगी तो किसानों को दाम का पता लगता रहेगा, अपनी मर्जी की मंडी में वो अपनी फसलें बेच सकेंगे, तो कार्टलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद में आती है कि जो बेस्ट प्राइसेस हैं वो किसानों को मिलेंगे, इसके अपनी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक प्रकार से एम्बिशियस स्कीम्स है कि 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना है, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा तो बस इतना ही पॉइंट्स हैं। तो ये पीआईबी का आर्टिकल था, पीआईबी में फंड्स एलोकेट किए थे, लेकिन हमने इस पूरी स्कीम्स को ई-नैम को डिस्कस किया और इस पर प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा इसे। अगला जो पीआईबी की न्यूज़ थी वो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से रिलेटेड थी। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का गठन किया गया था 2014-15 में, तो इसे याद रखिएगा। और किस लिए किया गया था? ये किया गया था, देखिए, प्राइस वोलेटिलिटी को रेगुलेट करने के लिए कौन सी फसलों में, इंपॉर्टेंट एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज में, जैसे कि प्याज, आलू, इन फसलों में। लेकिन अब 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है हमें। पहले शुरू में ये प्याज और आलू जैसी एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज के लिए था, लेकिन अब ये दालों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। अब ये पल्सेस के लिए भी यह स्कीम एप्लीकेबल है, यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का यूज हो सकता है पल्सेस के दामों को रेगुलेट करने के लिए। अगर किसी तरह की कालाबाजारी होती है, जमाखोरी होती है, तो उसको रोकने के लिए इस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का यूज किया जा सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरू में ये आता था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, इस डिपार्टमेंट के अंदर में आता था। लेकिन बाद में इसे चेंज कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। अब ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो 2-3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं जो आपको जरूर याद रखने हैं। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कौन सी फसलों के लिए है? एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज के लिए है, और दालों के लिए भी है, ऑनियंस के लिए भी, पोटैटोज के लिए भी। तो बस इतना ही है आज। प्रीलिम पॉइंट्स तो सिर्फ इतने थे, प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इतनी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। तो कल से हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को भी जल्द से डिस्कस करें। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।